स्टूडेंट, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका अपना मुकेश सर और आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग नॉर्मलता। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने मोलरता पढ़ रखा है। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। ओके, और स्टूडेंट इसके अलावा भी आपका फॉर्मलता है, ठीक है, बट वो ज़्यादा एमपी है नहीं आपका। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं नॉर्मलता। व्हाट इज द नॉर्मलिटी। नॉर्मलता जो होता है स्टूडेंट, वो क्या होती है। नॉर्मलिटी इज हम किसी सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, विलियन का नॉर्मलता ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द नॉर्मलिटी। इन अ 1 लीटर सॉल्यूशन द क्वांटिटी ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज नॉन एज नॉर्मलिटी। हिंदी में बोले तो ऐसा है स्टूडेंट कि किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। एंड इट्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, और इसे हम किससे शो करेंगे, एन से शो करेंगे। तो एन इज इक्वल टू हो जाता है हमारा, एन इज इक्वल टू हो जाता है स्टूडेंट 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलेय के। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम लोग कुछ ऐसा शो करते हैं, EQ। समझ में आ रहा है। पहले भी हम लोग मोलरता पढ़े हैं, मोलरता में NB रहा करता था सिर्फ, जिसे मैं ग्राम मूलों की संख्या बोला करता था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट, इट इज द वेरिएबल क्वांटिटी। ओके, मैं इसके जगह में NB के जगह में कुछ भी लिख दूं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि वो NB है क्या। समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम यहाँ है रीजन। तो आप ये मत सोचो कि कॉपी में बुक में तो दूसरा लिखा है सर, इस बुक में दूसरा लिखा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंबल है भाई, हमको मीनिंग पता होना चाहिए सिंबल का एक्चुअल। ठीक है, तो इसका यूनिट जो निकल के आता है स्टूडेंट, वो ये हो जाता है आपका ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। हिंदी में ऐसा लिख सकते हैं, इसका यूनिट है। समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज NB एंड व्हाट इज इसका फॉर्मूला क्या है। तो NB जो होता है हमारा ग्राम तुल्यांक, है ना, ग्राम तुल्यांक। तो ग्राम तुल्यांक का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वो होता है हमारा विलेय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई विलेय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई तुल्यांकी भार। मैं समझाता हूं आपको कि क्या है तुल्यांकी भार, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिएगा NB इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाता है विलेय का द्रव्यमान, मींस दैट WB डिवाइडेड बाय तुल्यांकी भार E हो जाता है। समझ में आ गया। इस वैल्यू को आप यहां रख दीजिएगा। तो N इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का WB डिवाइडेड बाय E NB के प्लेस पे। और सपोज क्या करोगे, इसको मैं ml में लेता हूं, लीटर को क्या लूंगा ml में, तो मल्टीप्लाई हो जाता है, सबको पता है 1000 का मल्टीप्लाई होता है, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू थाउजेंड्स ऑफ मिलीलीटर। नाउ स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि तुल्यांकी भार क्या है ना। तुल्यांकी भार क्या है, देखो, तो मैं आपको यही से अब कंसेप्ट स्टार्ट होता है, मेन जो टॉपिक है वो यही स्टार्ट होता है। डिफरेंट मैक्सिमम जो है तुल्यांकी भार, नॉर्मलता किनका ज्ञात किया जाता है। नॉर्मलता जो ज्ञात किया जाता है वो विद्युत अपघट्यों का ज्ञात किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो विद्युत अपघट्य क्या है, ऐसे पदार्थ जिनका जो विलयन में विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। या जो शीघ्रता से आयनित होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं स्टूडेंट, क्षार, अम्ल, क्षार, लवण, ये क्या है, हमारे विद्युत अपघट्य है। ठीक है, तो अब हम तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं, तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए E का वैल्यू निकालने के लिए, E का वैल्यू समझ में आया, अम्ल के लिए। किस चीज के लिए, अम्ल के लिए। तो अम्ल का तुल्यांकी भार, देखो मैं आपको आणविक भार निकालना सिखा दिया हूं, ठीक है ना। आणविक भार निकालना सीख लिए हैं, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, परमाणु भार, आणविक भार निकालना सिखा चुका हूं। नहीं देखे होंगे तो एकदम बेहतरीन वीडियो है, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा
जा करके देख लीजिएगा मेरे प्लेलिस्ट पे, ठीक है ना। लेकिन ये तुल्यांकी भार है, इक्विवेलेंट, ठीक है ना, वेट। इसको हम कैसे निकालेंगे? अम्ल के लिए निकलता है स्टूडेंट, किसी भी अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? अम्ल का आणविक द्रव्यमान, क्या चीज? आणविक द्रव्यमान बटे संयोजकता, ये फॉर्मूला है अम्ल के लिए। अब सबको पता है हम लोग जो है यदि वो विलय है तो उसको मैं शो कर दूंगा एमबी से, आणविक द्रव्यमान को, और इसका वैलेंसी स्टूडेंट आप लोग वैलेंसी को वैलेंसी लिख दीजिए। संयोजकता, अब संयोजकता कैसे निकलता है अम्ल का वो सुनो। अम्ल की संयोजकता कैसे निकालेंगे? किसी भी अम्ल की संयोजकता उसके द्वारा त्यागे गए हाइड्रोजन आयन की संख्या होती है, वो उसकी संयोजकता है। जैसे लाइक इधर देखिएगा चमक रहा है क्या यहाँ पे? चलो एक यहाँ तक छोड़ देता हूं मैं, यहाँ तक शायद चमक रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा अम्ल है स्टूडेंट HCl, HCl की संयोजकता क्या हो जाएगी? ये देखो H प्लस प्लस Cl माइनस, इसकी संयोजकता त्यागे गए हाइड्रोजन आयन की संख्या एक। तो इस अम्ल का HCl का आपका तुल्यांकी भार क्या निकल के आएगा? मतलब मैं लिख देता हूं E, तुल्यांकी भार क्या है हमारा E, और HCl लिख देता हूं नीचे में समझाने के लिए कि किस चीज का HCl का तुल्यांकी भार क्या है। तो ये निकल के आ जाएगा Mb डिवाइडेड बाई वैलेंसी। तो Mb कैसे निकालोगे? HCl का Mb कैसे निकलेगा भाई? क्लोरीन का सबको पता है 35 पॉइंट क्या होता है आपका, 35.5 सिखा चुका हूं यार, जाके देख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। और हाइड्रोजन का क्या होता है स्टूडेंट? 1, तो दैट इज 36.5, 36.5। और इसका वैलेंसी क्या है? त्यागे गए हाइड्रोजन आयन की संख्या 1, तो ये हो जाएगा इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा स्टूडेंट 36.5। सबको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इसी प्रकार H2SO4 का देख लीजिएगा। तो इसका हम आयनन कैसे कराएंगे स्टूडेंट? 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ये मैं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां इसकी वैलेंसी हो जाएगी, वैलेंसी जो हो जाएगी स्टूडेंट वो हो जाएगी 2। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई? त्यागे गए हाइड्रोजन आयन की संख्या कितनी है? 2, वैलेंसी हो गई 2। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? Mb क्या है स्टूडेंट? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा? बोलो भाई, जल्दी से बोल दीजिए। ये हो जाएगा हमारा 2 × 1 हाइड्रोजन का, ठीक है। सल्फर 1 है स्टूडेंट, 16 नंबर, एटॉमिक नंबर 16, और उसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है, एटॉमिक मास हो जाता है 32, 16 × 32 ट्वाइस। ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, और 16 4 जा 64। देन स्टूडेंट ये हो जाएगा 4 and 4 8, और ये हो जाएगा 98। समझ में आ गया? इसका अब कैसे निकालोगे तुल्यांकी भार? EH2SO4 जो निकल के आएगा वो आ जाएगा मेरा मॉलिक्यूलर वेट Mb डिवाइडेड बाय वैलेंसी। देन वी हैव a 98/2, बिकॉज ये देख लीजिएगा 2 है तो ये कट जाएगा स्टूडेंट, और ये हमारा निकल के आ जाएगा 48। सबको क्लियर है भाई? सबको क्लियर है अच्छे से? वेरी गुड। तो मैं इसको साफ करने जा रहा हूँ, किसी को नोट करना होगा तो कर लीजिएगा। और अम्ल का आपको अब निकालने आ जाएगा समझ, ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं, ठीक है। तो अब जो है आप जो है अम्ल का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। फॉर्मूला देखिएगा स्टूडेंट, ठीक है ना, फॉर्मूला में मिस्टेक नहीं करना है, मैं यहीं से मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके। अब आते हैं स्टूडेंट, इसी में एक छोटा सा टॉपिक है यार, क्या चीज पता है? एक क्षारकीय, द्विक्षारकीय, त्रिक्षारकीय अम्ल किसे कहते हैं? तो कुछ नहीं है मेरा भाई, ये देखो क्या चीज है, एक क्षारकीय, द्विक्षारकीय, त्रिक्षारकीय। कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जिनके साथ जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं। कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जैसे कि HCl देखे आपने, उसमें केवल हाइड्रोजन है। सल्फर देखे आपने, सल्फ्यूरिक अम्ल, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। तो वहां पे हमारा आता है क्या चीज? एक क्षारकीय, द्विक्षारकीय, त्रिक्षारकीय। वैसे ही और कुछ कुछ अम्ल है जैसे कि फास्फोरिक अम्ल, वहां भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वहां उसको हम लोग डिवाइड करते हैं एक क्षारकीय, द्विक्षारकीय, त्रिक्षारकीय। तो एक क्षारकीय, द्विक्षारकीय, त्रिक्षारकीय अम्लों का वैलेंसी कैसे निकालते हैं?
सपोज करता हूं मैं H3PO2 फास्फोरस अम्ल, इसको क्या बोलते हैं? फास्फोरस अम्ल। तो फास्फोरस अम्ल का संयोजक आपका वैलेंस तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? तो फार्मूला ऐसा बन जाता है, तुल्यांकी भार इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय, इस चीज का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय हाइड्रोक्साइड OH की संख्या। या एक क्षारकीय को पहचानना सीख जाओ, अगर वो एक क्षारकीय है तो उसको आप 1 से डिवाइड करोगे, द्विक्षारकीय है तो 2 से डिवाइड करोगे, त्रिक्षारकीय है तो 3 से डिवाइड करोगे। अब पहचानते कैसे इसको देखो, ये देखो शुरू H3PO2, हम सबको पता है इसमें सेंट्रल मेटल जो है, केंद्रीय धातु क्या है, केंद्रीय जो है वो फास्फोरस है, और फास्फोरस का संयोजकता होता है 5। कितना होता है? 5 होता है स्टूडेंट। तो 5 ये कैसे कैसे सेटिस्फाइड करेगा? देखो 2 हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है तो 2 इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन है, 1 फास्फोरस है, लेकिन मुझे यहाँ केवल 1 ऑक्सीजन दिखा और ये पूरा सेटिस्फाइड है, फास्फोरस का हो गया 5 संयोजकता, बैलेंस। बट अभी भी 1 ऑक्सीजन मेरे पास बचा है, तो उस 1 ऑक्सीजन को मुझे लगाना पड़ेगा। कैसे लगा दूंगा? ये देखो, ये ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, तो ये आपका हो जाएगा कवर, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, ये OH। अब क्लियर हुआ? ऑक्सीजन की संयोजकता हो गई 2, हाइड्रोजन की हो गई 1 और फास्फोरस की हो गई 5। तो यहाँ OH की संख्या क्या है? 1 है, इसलिए इसको हम एक क्षारकी कहते हैं, क्योंकि क्षारक जो क्षार होता है ना, उसका एक प्रॉपर्टी ये है कि उसमें हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, इसलिए इसको एक क्षारकी अम्ल बोला जाता है। ये एक्चुअल में अम्ल है, बट इसमें एक क्षार का प्रॉपर्टी है, समझ में आ गया? इसमें ये देख लो, तो इसका वैलेंसी आप कैसे फाइंड आउट कर लोगे? ये देखो, इसका MB कैसे निकालोगे भाई? बोलो, इसका MB कैसे निकल जाएगा? ये हो जाएगा 3 प्लस फास्फोरस का कितना होता है? 15 दूनी 30, 31 होता है। ऑक्सीजन के स्टूडेंट 16 दूनी 32, अब ये हो जाएगा 3, 4 एंड 6 एंड ये हो जाएगा 66। ओके, तो इसका आपका E का वैल्यू जो आ जाएगा 66 डिवाइडेड बाई क्षारक की संख्या कितनी है? 1, तो ये आ जाएगा 66। क्या चीज आ जाएगा इसका? तुल्यांकी भार। समझ में आ गया सबको? ये वैल्यू रखना समझ में आ गया, निकालना समझ में आ गया सबको भाई? वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, इसी में आप द्विक्षारकी देख लेते हैं। चलो द्विक्षारकी देखो स्टूडेंट, कैसे निकालना द्विक्षारकी? ये है H3PO3 फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल में देखो कैसे होगा, फास्फोरस का संयोजकता 5, 3 मेरे पास हाइड्रोजन है स्टूडेंट, 1 2 3, 3 मेरे पास ऑक्सीजन है, तो मैं क्या करूंगा? 1 ऑक्सीजन को ऊपर लगा दिया, 1 यहाँ 1 यहाँ, सबका संयोजकता कंप्लीट है, देख लो आप, ठीक है ना। और यहाँ कितने क्षारक है मेरे पास? 2। अब इसका कैसे निकालोगे? इसका E कैसे निकालोगे? तो E इज इक्वल टू MB निकालेंगे, तो MB कितना हो जाएगा? ये देखो 16 3 48, 16 3 48, ठीक है, 48 प्लस इसका हो जाता है स्टूडेंट 31 फास्फोरस का, और हाइड्रोजन का हो जाएगा 3, 3 1 4 4 8 12 ये आ जाएगा, और 3 5 हो जाएगा 8, 82 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 82 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 2 क्षारक है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, और ये आ जाएगा हमारा 41। क्लियर हो रहा है सबको अच्छे से? द्विक्षारकी। इसी प्रकार की त्रिक्षारकी का स्टूडेंट क्या उदाहरण हमारे यहाँ पे आ जाएगा? 4। त्रिक्षारकी बन गया। इसी प्रकार सल्फर में भी होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल में भी होता है, एक क्षारकी, द्विक्षारकी, त्रिक्षारकी, ठीक है ना। तो कैसे अम्लों में क्षारकी होता है? जिसमें आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हो। समझ में आ गया? इसी को अगर मैं आगे और बढ़ाऊं ना, ये चीज समझ में आ गया? वेरी गुड है। इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, E इज इक्वल टू, मैं आपको बता दिया क्या होता है, MB बाई वैलेंसी, है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट? इसी को लिख सकता हूँ मैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू WB मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई E के प्लेस में मैं रख दूंगा MB नीचे में, और चला जाएगा ऊपर वैलेंसी मल्टीप्लाई वैलेंसी। तो ये आ जाता है हमारा फाइनल फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी। सबको क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो क्षार का संयोजकता कैसे ज्ञात, क्षार का आपका तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट कैसे ज्ञात करते हैं क्षार का? तो क्षार वे पदार्थ होते हैं स्टूडेंट जो हाइड्रोक्साइड आयन त्यागते हैं। जैसे कि सबको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड है मेरा,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, सबको पता है 2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आता है ना। ये सब क्षार हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन का रिलीज करते हैं, त्यागते हैं। तो इसमें क्या होता है आपका E इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, जितना त्यागेगा ना वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी क्या हो जाएगी, ये देखो आप, सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड, सोडियम प्लस आयन माइनस आयन, एक है यहाँ पे, एक त्याग रहा है ना, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, एक। और इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल लोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर वेट कितना होता है भाई 40, सबको पता है, और इसका कितना त्याग है 1, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट 40। इसी प्रकार आप इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निकालेंगे स्टूडेंट, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निकल जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका निकालना पड़ेगा मोलिकुलर वेट। समझ में आ रहा है, तो निकालना सीख गए हो कि फिर पूरा बताऊं इसको, आई थिंक समझ में आ गया होगा यार। यहाँ पे वैलेंसी हो जाएगी 2 और मोलिकुलर वेट निकाल लीजिएगा आप लोग जितना भी आएगा, मैं सिखा चुका हूँ, नहीं तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख लो। वेरी गुड, तो क्षारों का समझ में आ गया, वेरी गुड है। चलो क्षारों का भी आपको समझ में आ गया। आता है स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, क्या चीज भाई बोलो, लवणों का। तो लवण का आप क्या कैसे निकालते हो समझो। सपोज दैट आपके पास सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड एक लवण है और इस चीज का मुझे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ई का वैल्यू। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मोलिकुलर वेट निकाल दीजिए आप लोग। तो मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा, सोडियम का होता है 11 दूनी 22, वोट होता है 23, क्लोरीन का होता है स्टूडेंट 35.5, तो ये हो जाएगा 58.5। तो इसका ई जो आएगा स्टूडेंट, ई सोडियम क्लोराइड आ जाएगा, इसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा 58.5, और इसकी वैलेंसी जो होती है वो कैसे आपको वो करना है मैं बता रहा हूँ आपको। देखो इसके आयनों का वो करो, अलग अलग करो, आयनन करो इसका, दोनों में चार्ज क्या आ रहा है, एक चार्ज आ रहा है ना, आयन एक आ रहा है ना, चार्ज आवेश, वही इसकी वैलेंसी है। समझ में आ गया, उसको वैलेंसी से डिवाइड कर देना। इसी के प्लेस पे यदि मैं ले लेता हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, ये भी एक लवण है सोडियम कार्बोनेट, तो ये कैसे हो जाएगा, ये देखो आप 2 सोडियम प्लस एंड CO3 2 माइनस, ऐसा होगा। तो यहाँ चार्ज कितना है स्टूडेंट, 2 है। अरे भैया तो 2 चार्ज है ना सामने में, मतलब 2 चार्ज है, चार्ज 2 है, तो इसका आप क्या निकालेंगे, मोलिकुलर वेट सबको आता है अब, और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो दैट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट स्टूडेंट अब देखते हैं हम लोग, ये चीज भी हो गई, क्षार हो गया, अम्ल हो गया, लवण हो गया। थर्ड आता है आपका, अन्य पे ध्यान मत देना, यही कंपलसरी है आपका, ऑक्सीकारक एवं अपचायक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीकारक का क्या होता है, अपचायक क्या होता है, सबसे पहले समझ लो आपका अपचायक क्या होता है और ऑक्सीकारक क्या होता है। ऑक्सीकारक वे तत्व आयन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और अपचायक वे तत्व परमाणु तत्व आयन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। तो मैं लिखता हूं यहां पे, देखिएगा ऑक्सीकारक है ना, ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। तो ये जो होता है स्टूडेंट, ये होता है ऑक्सीकारक का आणविक द्रव्यमान, क्या चीज, आणविक द्रव्यमान डिवाइडेड बाय ग्रहण किए गए, क्या, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये ऑक्सीकारक का है। और अपचायक का क्या हो जाएगा, अपचायक का, तो अपचायक का होता है स्टूडेंट आणविक द्रव्यमान डिवाइडेड बाय त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। समझ में आ रहा है। अब पीरियोडिक टेबल में आप देखिए कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक, कौन तत्व ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है, एकदम आसान है मेरे भाई। जितने भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में जो रहते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रांसीसियम, सीजियम, मैग्नीशियम, है ना, बेरिलियम, ये सब के सब क्या हैं आपके
अपचायक है। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। सोडियम क्या करता है? सोडियम क्या करता है? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना लेता है? प्लस आयन बनाता है। जबकि इसी चीज को क्या करता है? क्लोरीन जो है ग्रहण करके क्या बना लेता है स्टूडेंट? क्लोरीन माइनस आयन बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता है भाई? तो राइट हैंड साइड में जितने भी हमारे तत्व है वो क्या है? ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इधर जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आ गया? ये है। तो कैसे निकालना है? समझ में आ गया भाई? यहाँ क्या करोगे? त्यागे गए और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सपोज सोडियम का आप लोग मुझे बताओ, इसका इक्विवेलेंट वेट है ना, और आपका मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, दोनों क्या होगा? सेम होगा। रीजन क्या है? सबको पता है। ये देखो, ये सोडियम प्लस है। अब इसका एटॉमिक मास क्या होता है? 23। तो भाई इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास 23 डिवाइडेड बाय त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, दैट इज इक्वल टू 23। बट स्टूडेंट यही मैग्नीशियम के लिए चेंज हो जाता है। मैग्नीशियम का आपका क्या होता है? मैग्नीशियम का Mg जो निकल के आता है वो आता है 24, मैग्नीशियम 12 में 24। लेकिन उसी का आप इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो मैग्नीशियम क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, 2 प्लस बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता है? तो वहां क्या हो जाएगा? 24 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 12, 12 हो जाएगा। उसका आणविक आपका एटॉमिक मास, ठीक है ना, परमाणु भार जो होता है वो हो जाता है 24 मैग्नीशियम का, लेकिन तुल्यांकी भार क्या हो जाता है? 12, जबकि सोडियम का दोनों सेम होता है। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? वेरी गुड। अब देखो भाई, इन्हीं चीजों पर ना हम एक तरीके से और तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं, ऑक्सीकारक और अपचायक का। वो तरीका होता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन का, जो कक्षा 11वीं में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत पढ़ा होगा। और नहीं पढ़ा होगा तो डोंट वरी, मैं आपको क्लास 3rd में इसके बाद जो चैप्टर आएगा रेडॉक्स रिएक्शंस का, सेल पढ़ेंगे, सेल, ठीक है, सेल रिएक्शंस है, वहां पे मैं आपको उस चीज को क्लियर करा दूंगा कि कैसे किसी ऑक्सीकारक और अपचायक का रिडक्शंस रिएक्शंस के द्वारा फाइंड करते हैं। उसका वैलेंसी बैलेंस करेंगे, उसका आपका चार्ज बैलेंस करेंगे, फिर उसका इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, फिर उस, समझ में आ रहा है ना? इसको मिटा देता हूं मैं, इसको नोट करना होगा, कर सकते हो भाई, ठीक है ना? तो समझ में आ गया आपको कि क्या है नॉर्मलता, ठीक है? नॉर्मलता में इतना ही चीज है और कुछ है नहीं, और जो कुछ है वो व्यर्थ है। मेन चीज आपको इतनी समझना है नॉर्मलता में, ठीक है ना? ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग देखते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है? बढ़िया न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ ऐसा, मैं दोनों में लिखता हूँ, हिंदी इंग्लिश में बताता हूँ आपको। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ यूरिया टू फॉर्म 0.25 मोलरिटी सॉल्यूशंस इन 2.5 kg वाटर। ओके स्टूडेंट, ये देखो, हिंदी में देखो, इंग्लिश में देखो। 2.5 किलोग्राम जल में 0.25 मोललिटी, ओके, मोललता का विलयन बनाने के लिए यूरिया की आवश्यक मात्रा ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया स्टूडेंट? ये मात्रा ज्ञात कीजिए, समझ में आ गया? ओके, तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द गिवन वैल्यूज। ओके, तो व्हाट, क्या चीज दे रखा हमको? गिवन क्या है भाई, बोलो? दे दिया है हमको जल में, इट इज अ सॉल्वेंट, और क्या दिया? किलोग्राम में दिया है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? किलोग्राम में दिया है। तो आपको पता ये भी होना चाहिए कि मोललता किलोग्राम में फाइंड करते हैं। 1 किलोग्राम, मोललता का परिभाषा सुनो, डेफिनेशन। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम मूलों की संख्या। तो यहाँ विलायक कितना दे रखा है हमको? WA इज इक्वल टू दे रखा है, गिवन WA इज इक्वल टू 2.5 kg। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, मोललता दे रखा है, स्मॉल m इज इक्वल टू 0.25। समझ में आ गया?
नेक्स्ट और क्या दे रखा है स्टूडेंट, हमको यूरिया दे रखा है। यूरिया की मात्रा ज्ञात करनी है, मतलब WB फाइंड आउट करना है, WB कैलकुलेट करना है। बट अब मुझे क्या लिखना है, फॉर्मूला ऐसे बनाया करो आप लोग, है ना, न्यूमेरिकल बनाने का एक तरीका है ये। मोलैलिटी का सूत्र लिखते हैं, आपका फॉर्मूला है मोलैलिटी का 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या। अब सबको पता है स्टूडेंट, हम इसको लिख सकते हैं WB डिवाइडेड बाई MB मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई WA। ये लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? आगे स्टूडेंट आगे ये होगा, देखिएगा क्या चीज करेंगे हम लोग ना, एक काम कर सकते हैं, ये क्या कर दिया, इसको हम लोग ने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है ना। तो M इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा WB मल्टीप्लाई 1000। अब वैल्यूज रखते जाइए, वैल्यू क्या दे रखा है, मोलैलिटी का वैल्यू दे रखा है 0.25, है ना। दैट इज इक्वल टू WB का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है यार, 1000 हमको दे रखा है, डिवाइडेड बाई MB का वैल्यू। अब देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया, पहले आपको यूरिया का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यूरिया जो होता है स्टूडेंट, उसका होता है हमारा ये चीज देख लीजिएगा, NH2CO NH2। समझ में आ रहा है? इसी को ऐसा भी लिख देते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इससे कोई स्पेशल प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। इसको ऐसा क्यों लिख दिया सर, वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए, ठीक है, बॉन्डिंग को क्लियर करने के लिए ऐसा कर दिया जाता है। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट देख लेते हैं। 2 14 12 16 14 2, देखो 16 16 16, ओके स्टूडेंट, 40 है और प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 60। यहाँ पे मैं रख दूंगा क्या चीज, 60 मल्टीप्लाई WEA इन अ ग्राम। तो ये किलोग्राम में दे रखा है, ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई ग्राम, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। WB इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का 60 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 2.5। समझ में आ रहा है? इसको 0 को हटा दो और यहां से जो दिख रहा है स्टूडेंट, इसको मैं लिख सकता हूं 1 उधर वो कर देंगे, ठीक है, 2.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका आ जाता है 5। क्या आ जाता है, 5। तो ये हो जाएगा 30, ओके, क्या आ जाएगा 30। तो 30 क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा WB, मतलब यूरिया का कितना ग्राम है उसमें, 30 ग्राम, ठीक है। कैलकुलेशन अगर कहीं पे मिस्टेक होता है तो उसको आप लोग सुधार लिया करें, ठीक है, कैलकुलेशन है, ठीक है, बट मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझ में आपको आना चाहिए, ओके स्टूडेंट। तो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। और शाम को आप अब रेगुलर हमारा केमिस्ट्री फिजिक्स स्टार्ट हो गया, ओके ना। थैंक यू।